कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। हम देखते हैं शहर के लोग इकट्ठा होकर एक सबवे यानी मेट्रो ट्रेन के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। असल में यहाँ पर अभी अभी सरकार बदली है और इस वजह से उस सबवे का काम बहुत ही धीरे चल रहा है, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो लोग चाहते हैं कि ये काम अभी के अभी रुक जाए। वहीं हम मिलते हैं हमारी कहानी के मेन हीरो माइक से। माइक एक ऐसा आदमी है जिसका हाल ही में अपनी पत्नी से डाइवोर्स हुआ है। आज उसकी अपनी बेटी से मिलने की बारी है और अपने बाप होने का फर्ज निभाने के लिए माइक ने ऑफिस से छुट्टी ली है। उसने अपनी प्यारी बेटी कैली से वादा किया था कि वो उसे डिज्नीलैंड घुमाने ले जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक कोई मामूली आदमी नहीं है, वो ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी OEM का डायरेक्टर है। ये एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जिसका काम शहर पर आने वाली हर मुसीबत, हर डिजास्टर से निपटना और बाद में शहर को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जाता है जिसे अभी अभी गोली लगी है। वहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर केल्डर उसका इलाज शुरू करती है। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है पर तभी अचानक से भूकंप आता है और पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। हॉस्पिटल का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। सुबह के 9:19 का वक्त था। भूकंप भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन इतने कम वक्त में ही उसने पूरे शहर के लोगों को दहशत से भर दिया था। सब लोग घबराए हुए थे और इस घबराहट में माइक भी शामिल था। अपनी बेटी से किया डिज्नीलैंड का वादा अब उसे तोड़ना पड़ेगा। बहुत ही भारी मन से वो अपनी छुट्टी को कैंसिल करने का फैसला करता है और वापस ऑफिस जाने की तैयारी करता है। उसकी बेटी कैली सिर्फ 13 साल की है और माइक उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो किसी को कॉल करके बेबी सिटर को बुलाता है। इसी बीच शहर का इमरजेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर माइक काम करता है, वहाँ अलग ही माहौल था। जब तक भूकंप की ऑफिशियल खबर आती, वहाँ का स्टाफ आपस में शर्त लगा रहा था। कोई गैस कर रहा था कि भूकंप का सेंटर कहाँ होगा, तो कोई गैस कर रहा था कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। थोड़ी देर में टीवी पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और पता चलता है कि भूकंप का केंद्र पाल्मडेल में था और उसकी तीव्रता 4.9 रेक्टर स्केल मापी गई थी। फिर जब माइक छुट्टी कैंसिल करके ऑफिस पहुँचता है तो उसके साथी एमिट और दूसरे स्टाफ मेंबर्स उसे वहाँ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब कोई हादसा नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ तो माइक यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन माइक का अनुभव उसे कुछ और ही कह रहा था। भले ही खबरों में सब ठीक था, लेकिन माइक ने अपने पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया। उसने सबको शहर के हर CCTV कैमरा को मॉनिटर करने को कहा ताकि किसी भी अनहोनी का पहले से ही पता चल सके और उसका अंदाजा सही साबित हुआ। शहर के बीचों बीच एक पार्क में जमीन के नीचे पानी और गैस की पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ का पता चलता है। माइक को बताया जाता है कि वहाँ पर टीम्स भेज दी गई है, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो सबके होश उड़ा देती है। उस पार्क में जमीन के नीचे काम कर रहे वर्कर में से एक वर्कर अधमरी हालत में एक गड्ढे से बाहर निकलता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से झुलसी हुई थी। मरते मरते वो बस इतना ही कह पाता है कि उसके सारे साथी अंदर जलकर मर गए। ये सुनते ही माइक एक पल भी देरी नहीं करता। वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और उस पार्क की तरफ निकल पड़ता है। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ मौजूद सारे लोग, खास करके दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उसे देखकर चौंक जाते हैं। OEM के डायरेक्टर का ऐसी जगह पर आना आम बात नहीं थी। रोजर, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर का सुपरवाइजर था, माइक को समझाता है कि नीचे ना तो कोई आग लगी थी, ना ही कोई ब्लास्ट हुआ था जिससे इतना बड़ा हादसा हो जाए। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि जमीन के नीचे से निकली गर्म भाप ने उन मजदूरों को जला दिया, लेकिन माइक को इस थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि शहर की सारी अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की आवाजाही को फौरन रोक दिया जाए ताकि यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का हेड स्टेन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। स्टेन को अपने नए सबवे प्रोजेक्ट पर बहुत गर्व था। उसके लिए ये प्रोजेक्ट उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने माइक की रिक्वेस्ट को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया और कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ट्रेन चलती रहेंगी। दूसरी तरफ उन मजदूरों में से एक की जली हुई लाश को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर केल्डर जब उसकी लाश की जांच करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस वर्कर के शरीर पर जो जलने के निशान थे वो बेहद अजीब थे। उन्हें देखकर डॉक्टर केल्डर इस नतीजे पर पहुंचती है कि इन लोगों की मौत किसी मामूली भाप या गैस से जलने से नहीं हुई है। ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद माइक का असिस्टेंट एमिट उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये पानी और गैस पाइपलाइन का मामला DWP का है, OEM का नहीं, और उन्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन माइक के अंदर का इन्वेस्टिगेटर जाग चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उन मजदूरों के साथ हुआ क्या था। उसने एमिट की बात को अनसुना करके एक हीट रेजिस्टेंस सूट पहना और अपने एक स्टाफ मेंबर गेटर के साथ खुद उस गड्ढे में उतरने का फैसला किया। वो अपनी आंखों से सच का पता लगाना चाहता था।
फिर जैसे ही माइक और गेटर उस सुरंग के अंदर घुसते हैं, उन्हें एक अजीब सी ना बर्दाश्त होने वाली गर्मी का एहसास होता है। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उन दोनों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अभी वो अंदर जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि माइक को पुलिस चीफ का मैसेज आता है। चीफ इस बात पर सख्त नाराजगी जता रहा था कि माइक दूसरे डिपार्टमेंट के काम में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है, लेकिन माइक ने उस मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। तभी अचानक से गेटर का डिटेक्टर अजीब सी रीडिंग्स दिखाने लगता है। सुरंग का तापमान पल भर में और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और फिर जमीन एक बार फिर से कांप उठती है। एक और झटका आता है, लेकिन ये उनकी असली प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये थी कि ये सुरंग ठीक मेट्रो ट्रेन की पटरियों के बगल में थी। तभी गेटर की नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वहाँ पर कुछ चूहे मरे पड़े थे और उनकी लाशें आग में झुलसी हुई थी। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन दोनों ने रबड़ के जो ग्लव्स पहने हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सुरंग की कंक्रीट की दीवार में बनी एक दरार से गर्म हवा का एक भयानक झोंका तेजी से बाहर निकलता है और पूरी सुरंग को भर देता है। माइक और गेटर को समझ आ जाता है कि अगर वो एक सेकंड भी और ज्यादा वहाँ रुके तो उनका अंजाम भी उन मजदूरों जैसा ही होगा। दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं। उस सुरंग से जिंदा बाहर आने के बाद माइक को एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली भाप नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा खतरनाक। उसने तुरंत एमिट को ऑर्डर दिया कि वो पुलिस को बुलाकर उस पूरे पार्क को सील कर दे और शहर के सबसे बेहतरीन जियोलॉजिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट को फौरन बुलाए। कुछ ही देर में वहाँ एक्सपर्ट का जमावड़ा लग जाता है, लेकिन इसके साथ ही माइक की परेशानियां भी बढ़ जाती है। पार्क बंद होने और मेट्रो बंद होने से शहर के कई डिपार्टमेंट माइक से नाराज थे। हर कोई उस पर प्रोटेस्ट कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी एक्स वाइफ विंडी का भी फोन आता है। लेकिन विंडी इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी कि शहर का काम रुका हुआ है, बल्कि इसलिए कि माइक ने उसकी बेटी कैली को अकेला छोड़ दिया था। फोन कटने के बाद वहाँ पर मेट्रो चीफ स्टेन आ धमकता है और वो अकेला नहीं था, अपने साथ एक जियोलॉजिस्ट को भी लेकर आता है। स्टेन और माइक के बीच मेट्रो लाइन को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ जाती है। स्टेन साफ साफ शब्दों में माइक को चेतावनी देता है कि अगर अगले कुछ घंटों में इन सब का कोई ठोस कारण नहीं मिलता तो वो मेट्रो सर्विस वापस से शुरू कर देगा, चाहे माइक उसकी इजाजत दे या ना दे। इसी बीच माइक ने जिस एक्सपर्ट टीम को बुलाया था उसकी हेड डॉक्टर एमी बार्नेस वहाँ पहुँचती है। एमी कहती है कि वो बता सकती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसके लिए उसे खुद नीचे सुरंग में जाकर कंडीशन देखनी होगी। एमी बताती है कि इन सब के पीछे लावा है। उसके मुताबिक हाल ही में आए भूकंप ने जमीन के टेक्टोनिक प्लेट में एक दरार पैदा कर दी है और उसी दरार से जमीन के गर्भ में उबल रहा पिघला हुआ लावा अब ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट की दुनिया में बिना सबूत के कोई भी थ्योरी सिर्फ एक खोखली बात से ज्यादा कुछ नहीं होती। माइक को एमी की इस बात में दम तो लगता है, लेकिन वो स्टेन को रोकने के लिए काफी नहीं था। माइक को बहुत अफसोस होता है। उसे पता था कि डॉक्टर एमी जो कह रही है अगर वो सच हुआ तो ये शहर एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन बिना प्रूफ के वो मेट्रो ट्रेन्स को नहीं रोक सकता था। वक्त बीतता जाता है, शहर में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे क्या पक रहा है। पार्क के लेक में बनी एक हाथी की मूर्ति धीरे धीरे बिना किसी के नोटिस में आए उस उबलते हुए पानी के अंदर डूबती जा रही थी। फिर कुछ घंटे और बीत जाते हैं। माइक से इजाजत ना मिलने के बाद डॉक्टर एमी और उसकी साथी रेचल एक हिम्मत वाला फैसला करती है। दोनों डिसाइड करती है कि वो सुबह 5 बजे पुलिस की ड्यूटी शुरू होने से ठीक पहले चुपके से उस सुरंग के अंदर जाएंगी और लावा का सबूत ढूंढ कर रहेंगी। अपने प्लान के मुताबिक दोनों सुबह सुबह उस अंधेरी और गर्म सुरंग में उतर जाती है। वो सुरंग के हर कोने को एहतियात से चेक करती है और रिसर्च के लिए सैंपल भी इकट्ठा करती है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक जमीन एक बार फिर से कांप उठती है, लेकिन इस बार का भूकंप पहले से कई ज्यादा गुना ताकतवर और लंबा था। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, हर तरफ ब्लैकआउट हो जाता है और इस भूकंप के साथ आती है एक भयानक ट्रेजेडी। सुरंग के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और रेचल इस ब्लास्ट की चपेट में आकर मारी जाती है। इसी दौरान शहर के जरूरी बिल्डिंग्स जैसे कि ओईएम ऑफिस में जनरेटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। ओईएम के ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल था, हर कोई चीख चिल्ला रहा था। लेकिन तभी माइक का असिस्टेंट एमिट सामने आता है और सभी स्टाफ को शांत कराता है। वो कमांड अपने हाथ में लेता है और कहता है कि जब तक माइक वापस नहीं आता वो सब कुछ संभालेगा। दूसरी तरफ माइक उस वक्त अपनी बेटी कैली के साथ था। वो इस भयानक भूकंप से बाल बाल बचते हैं। माइक अपनी घबराई हुई बेटी को गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से किसी महफूज जगह पर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते वक्त वो एमिट को फोन करता है। एमिट उसे बताता है कि अभी तक शहर में ब्लैकआउट के अलावा किसी बड़े
नुकसान या कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। माइक उसे ऑर्डर देता है कि वो फौरन हेलीकॉप्टर्स को हवा में भेजे और पूरे शहर की निगरानी करे। अभी वो बात कर ही रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी के आसपास आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहर पर बम बरसा रहा हो। ये आग के गोले जहाँ भी गिरते वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता। इसके बाद माइक चीख कर एमिट को फोन पर कहता है कि बाकी सब बातें बाद में, उसका सबसे पहला काम है डॉक्टर एमी को ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एमी, जो अभी अभी सुरंग से बाहर निकली थी, वो अपनी दोस्त रेचल की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दहशत। तभी उसे पास के लेक से अजीब सी बुलबुलों की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि पूरा लेक उबल रहा है और फिर आसमान से काली राख जैसे बर्फ गिरने लगती है। ये सब देखकर एमी के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसकी थ्योरी, उसका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। वोल्केनो फटने वाला था। इसी बीच हम उस अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन को देखते हैं जो भूकंप के कारण टनल में फंस गई थी। उसके आगे का रास्ता मलबे से बंद हो चुका था। जैसे ही स्टैन को इस बात का पता चलता है, वो अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ता है। स्टैन उन सभी बेगुनाह यात्रियों को बचाना चाहता था जो उस ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे। अब शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जहां एक तरफ लोग इस मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर दुकानों को लूट रहे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड्स की टीम जो लोगों की मदद के लिए भेजी गई थी, वो खुद मुश्किल में फंस गई थी। आसमान से गिरने वाले आग के गोलों ने कई इमरजेंसी वर्कर्स की जान ले ली थी। ये सब देखते हुए माइक खुद ग्राउंड पर आता है। जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी, वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर केल्डर से होती है जो जख्मी ऑफिसरों का इलाज कर रही थी। माइक एक पल भी नहीं गवाता और एक गाड़ी में फंसे हुए ऑफिसर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अभी वो उसे निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और फिर जमीन एक बार फिर से कांपती है। इस बार एक बहुत बड़ा इरप्शन होता है। पाक की जमीन फट जाती है और उसमें से उबलता हुआ आग का लाल समुंदर यानी लावा बाहर निकलने लगता है। ये लावा एक नदी की तरह सड़कों पर बहने लगता है। जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है वो उसे जला कर राख कर देता है। पेड़, गाड़ियां, बिल्डिंग सब कुछ पिघलने लगता है। और इसी तबाही के बीच माइक की कार भी उस लावा की चपेट में आ जाती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि कैली अकेली उस कार के अंदर बैठी थी। कैली डर के मारे चिल्लाने लगती है, अपने पापा को आवाज लगाने लगती है। तभी एक लावा बम उसकी गाड़ी के ठीक पास आकर गिरता है, जिससे कैली की पैंट में आग लग जाती है। अपनी बेटी को आग में गिरा देखकर माइक के अंदर का बाप जाग उठता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग के दरिया की तरफ दौड़ पड़ता है। वो तेजी से कैली के पास पहुंचता है और उसकी पैंट में लगी आग को बुझाता है। लेकिन तब तक उसकी गाड़ी चारों तरफ से लावा से घिर जाती है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन फिर भी माइक एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारता। वो कैली को अपनी गोद में उठाता है और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ता है। और आखिरकार वो एक बड़ी छलांग लगाकर लावा के उस पार कूद जाता है और दोनों इस आग के दरिया को पार करके बच जाते हैं। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक फायर फाइटर जो एक गाड़ी में फंसे अपने साथी की मदद करने गया था, वो दोनों उस लावा में जिंदा जल जाते हैं। लावा का भाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शहर की सड़कों पर बहता जा रहा था। एक गैस प्रोपेन से भरा हुआ टैंकर जब उस लावे की चपेट में आता है तो एक इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा इलाका दहल जाता है। हालात हर पल बद से बदतर होते जा रहे थे। कैली भी जख्मी थी और उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। तभी डॉक्टर केल्डर, जो माइक की जैकेट पर उसके डिपार्टमेंट का लोगो देखती है और समझ जाती है कि इस वक्त शहर को माइक की कितनी जरूरत है, इसीलिए वो माइक को ऑफर करती है कि वो कैली को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएगी। इस बार माइक मना नहीं कर पाता। उसके लिए अपनी बेटी से दूर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि कैली का उसके पास रहना और भी ज्यादा खतरनाक है। एक बाप के लिए इससे मुश्किल फैसला और क्या हो सकता है। बहुत भारी दिल से वो अपनी बेटी को डॉक्टर केल्डर के साथ भेज देता है। अब शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। न्यूज चैनल पर इस तबाही की लाइव तस्वीरें चल रही थी। लावा शहर की मेन सड़क से होते हुए आगे बढ़ रहा था। लोग अपने घरों को आग में जलते हुए देख रहे थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक घर में एक कुत्ता फंस जाता है, लेकिन वो भी हिम्मत दिखाकर आग से निकलता है और अपने मुंह में अपना पसंदीदा खिलौना दबाए हुए अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। ये एक छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला पल था। थोड़ी देर बाद माइक की मुलाकात डॉक्टर एमी से होती है। एमी उसे समझाती है कि आसमान से गिरने वाले लावा बॉम्ब से कैसे बचना है। माइक उस वक्त बाकी ऑफिसर्स को निर्देश दे रहा था। उसका प्लान था कि किसी तरह लावा के बहाव को मोड़ा जाए। ये एक ब्रिलियंट आइडिया था, इसीलिए सब लोग मिलकर एक शहर की बस को धक्का देकर उसे पलट देते हैं।
ताकि वो एक दीवार का काम करे और लावा का रुख बदल दे। इसी कोशिश में माइक और एमी एक आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं जो धुएं के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक जलता हुआ पेड़ उनके रास्ते में गिर जाता है और वो दोनों वहां फंस जाते हैं। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उनकी मदद के लिए आती है और अपनी सीढ़ी नीचे करती है, लेकिन लावा की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो मेटल की सीढ़ी भी पिघल कर टेढ़ी हो जाती है। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती है, लेकिन किस्मत से माइक और एमी उस सीढ़ी से एक ऐसी जगह पर जाकर गिरते हैं जहां पर लावा नहीं था और उनकी जान बच जाती है। ऊपर आने के बाद एमी माइक को एक और चिंता में डाल देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि ये जो इरप्शन हम देख रहे हैं ये असली इरप्शन नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, असली बड़ा वाला ज्वालामुखी अभी फटना बाकी है। ये सुनकर माइक के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत एमिट को कांटेक्ट करता है और उसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हर तरह से जरूरी चीजें तैयार रखने को कहता है ताकि लावा के लिए नए रास्ते बनाए जा सके। इसी बीच उस सबवे टनल में जहाँ लावा अब भरने लगा था, स्टेन और उसकी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्हें सारे यात्री बेहोशी की हालत में मिलते हैं। स्टैन अपनी टीम को उन यात्रियों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। फिर वो खुद ट्रेन के ड्राइवर यानी मशीनिस्ट को ढूंढने निकलता है। आखिरकार उसे मशीनिस्ट मिल जाता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होता है। वो चल भी नहीं सकता। टनल में लावा तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्टेन के पास उसे बचाने का एक ही रास्ता था। एक हीरो की तरह स्टेन उस जख्मी मशीनिस्ट को अपनी पीठ पर उठाता है और उसे सुरक्षित जगह पर फेंक देता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद उबलते हुए लावे में गिर जाता है और इस तरह वो अपने शहर और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। दूसरी तरफ माइक को अपनी बेटी कैली से फोन पर बात करने का मौका मिलता है। वो उसकी हिम्मत बढ़ाता है। जब माइक फोन पर होता है तब डॉक्टर एमी एक बास्केटबॉल उठाती है और उसे सड़क पर रख देती है। बॉल जिस तरफ लुढ़कती है उसे देखकर एमी समझ जाती है कि लावा अगला रास्ता कौन सा लेगा। अब तक वहाँ पर और भी कई डिपार्टमेंट के लोग और कंस्ट्रक्शन वर्कर पहुँच चुके थे। लावा को रोकने के लिए जो गाड़ियों की दीवार बनाई गई थी वो काम नहीं आई। लावा उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ गया था। अब माइक और एमी एक नया और ज्यादा अक्लमंदी वाला प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि विल्शियर और फायरफैक्स एवेन्यू के इंटरसेक्शन पर कंक्रीट के ब्लॉक से एक मजबूत बैरिकेड की दीवार बनाई जाए ताकि लावा को कुछ वक्त के लिए रोका जा सके। जैसे ये प्लान फाइनल होता है वहाँ मौजूद हर एक इंसान काम पर लग जाता है। कोई डॉक्टर था, कोई पुलिस वाला, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो कोई आम शहरी। उस वक्त उनकी पहचान, उनका प्रोफेशन कुछ भी मायने नहीं रखता था। सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए उन भारी भारी कंक्रीट के ब्लॉक्स को उठा रहे थे। वो सब माइक के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कैंप में डॉक्टर जख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर कैलडेर कुछ डरे हुए बच्चों की मदद करती है और कैली से कहती है कि वो उन बच्चों का ध्यान रखे और उन्हें एंटरटेन करे जब तक उनके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते। कैली भी अपनी चोट और डर को भुलाकर उन बच्चों का दिल बहलाने लगती है। वहीं सड़क पर जैसे ही कंक्रीट की वो विशाल दीवार बनकर तैयार होती है सब लोग पीछे हट जाते हैं। सारे फायर फाइटर्स अपनी पानी की पाइप्स लेकर तैयार थे, माइक के इशारे का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही माइक सिग्नल देता है सैकड़ों पाइप से पानी की तेज बौछार उस लावे पर पड़ने लगती है और फिर प्लान के अगले हिस्से के मुताबिक आसमान में दर्जनों हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। वो सब मिलकर उस लावा पर हजारों गैलन पानी बरसाने लगते हैं। पानी और लावा का ये मिलन एक अजीब सा नजारा पेश करता है। धीरे धीरे वो आग का दरिया ठंडा होने लगता है और आखिरकार उसका बहाव उस दीवार के सामने आकर रुक जाता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। सब लोग एक दूसरे से गले लगते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसा कि डॉक्टर एमी ने पहले ही चेतावनी दी थी, ये असली इरप्शन नहीं था, ये तो बस एक ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी थी। एमी को पता था कि लावा अभी रुका नहीं है, उसने बस अपना रास्ता बदला है, लेकिन बिना सबूत के वो किसी को भी ये बात कैसे समझाती। इसीलिए एक बार फिर से एमी अपनी जान खतरे में डालती है। वो अकेले ही उस अंडरग्राउंड टनल में घुस जाती है और वहाँ जो वो देखती है उसकी रूह कांप जाती है। लावा रुका नहीं था, उसने सबवे के नए बन रहे टनल को अपना नया रास्ता बना लिया था और ये रास्ता सीधा बेवर्ली सेंटर की तरफ जा रहा था। वही बेवर्ली सेंटर जहाँ पर सारे जख्मियों का इलाज हो रहा था, जहाँ कैली और सैकड़ों बेगुनाह लोग मौजूद थे। एमी को समझ आ गया था कि अब जो अगला और असली इरप्शन होगा वो ठीक उसी जगह पर होगा। वो तुरंत माइक को ये खबर देती है। माइक एक पल की भी देरी नहीं करता। वो एक पुलिस ऑफिसर की बाइक लेता है और तेजी से एमी के पास पहुंचता है।
एक छोटी सी बहस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो टनल के अंदर एक कैमरा भेजकर सिचुएशन का अंदाजा लगाएंगे और जब स्क्रीन पर उस टनल के अंदर का मंजर दिखता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। लावा उस टनल में एक ट्रेन की रफ्तार से बह रहा था। वो बहुत तेजी से बेवर्ली सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। लावा की स्पीड को देखते हुए उन्होंने हिसाब लगाया कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे। 30 मिनट बाद बेवर्ली सेंटर के नीचे की जमीन फट जाएगी और वहाँ मौजूद हर एक इंसान जिंदा जल जाएगा। एमिट से बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इतने कम वक्त में वहां से सबको इवैक्यूएट करना, सबको बाहर निकालना नामुमकिन है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। लेकिन तभी माइक के दिमाग में एक बिल्कुल पागलपन भरा लेकिन शायद काम कर जाने वाला आइडिया आता है। उसका प्लान था कि वो लोग शहर की डिमोलिशन टीम को बुलाएंगे और वो लोग एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे और बिल्डिंग के गिरने से एक नया रास्ता बनेगा, जो रास्ता लावा को शहर से दूर बेलोना क्रीक नाम की एक नदी की तरफ मोड़ देगा और वो नदी आगे जाकर सीधा पैसिफिक ओशियन यानी समंदर में मिलती है। इसके अलावा माइक ऑफिसर्स को समझाता है कि उन्हें एक रियल एस्टेट बिल्डिंग को भी गिराना होगा ताकि लावा वापस सड़कों पर ना जाए। ये एक बहुत ही रिस्की प्लान था। अगर जरा सी भी चूक हुई तो अंजाम और भी ज्यादा भयानक हो सकता था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। माइक एमी को कैली को ढूंढने के लिए भेजता है और खुद डेमोलिशन टीम की मदद करने चला जाता है। लेकिन इस अफरा तफरी और भीड़ भाड़ में किसी एक इंसान को ढूंढना सुई में धागा डालने जैसा मुश्किल था। ऊपर से कैली भी उस वक्त वहाँ नहीं थी, जो कैंप से कहीं दूर चला गया था। उधर माइक की टीम के पास सिर्फ 19 मिनट बचे थे। हर कोई तेजी से काम कर रहा था। हम देखते हैं कि गेटर और उसकी टीम बिल्डिंग के बेसमेंट में एक्सप्लोजिव यानी बॉम्ब लगा रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से जमीन कांपती है। ये झटका उनके प्लान पर पानी फेर देता। इस झटके की वजह से मेन इरप्शन जो 30 मिनट बाद होने वाला था अब और भी ज्यादा जल्दी होने वाला है। अचानक बेवर्ली सेंटर के पास सड़कें फटने लगती है। दरारों से आग और धुआं निकलने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कैंप में जो जख्मी लोग थे उनमें से कई इस आग की चपेट में आ भी जाते हैं। जब ये इवैक्यूएशन चल रहा था हम वापस गेटर और उसकी टीम को देखते हैं, जो बिल्डिंग के बेसमेंट में फंस चुके थे। गेटर के पास मौका था कि वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाए, लेकिन उसने अपने मिशन को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपने साथियों के साथ अपने शहर के लिए वहीं रहकर मरने का फैसला किया। एक के बाद एक वो बॉम्ब फटने लगते हैं, बिल्डिंग हिलने लगती है और तभी माइक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन ही रुक जाती है। उसने देखा कि उसकी बेटी कैली उस छोटे बच्चे टॉमी के साथ ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां बिल्डिंग गिरने वाली थी। माइक उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन धमाकों के शोर में उसकी आवाज कैली तक नहीं पहुंच पाती। अब माइक के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। वो अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाता है। वो हवा की रफ्तार से अपनी बेटी की तरफ भागता है और ठीक उसी पल जब बिल्डिंग गिरने वाली थी वो एक छलांग लगाता है और कैली और टॉमी को जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा देता है और फिर बिल्डिंग एक जोरदार आवाज के साथ गिर जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि माइक का प्लान काम कर जाता है। लावा उस नए बनाए हुए रास्ते से होता हुआ समंदर की तरफ बहने लगता है और इसी के साथ शहर बच जाता है। लेकिन माइक उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद मलबा हिलता है और माइक उसमें से बाहर निकलता है। उसे चोट लगी थी लेकिन वो जिंदा था। टॉमी भी बिल्कुल ठीक था। एक पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करता है उसकी माँ को ढूंढने में, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ मौजूद हर इंसान राख से सना हुआ था। सब एक जैसे दिख रहे थे। माइक और एमी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। उन दोनों के आइडिया और हिम्मत ने ही आज इस शहर को बचाया था। तभी वहाँ एमिट आता है और उसके चेहरे पर एक नई परेशानी थी। वो माइक को बताता है कि शहर में हर तरफ भयानक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन इस बार माइक उसकी बात को काट देता है। वो मुस्कुराकर कहता है वो तुम्हारा काम है, मैं तो छुट्टी पर हूँ। और फिर वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है अपने उस अधूरे वादे को पूरा करने, एक साथ कुछ टाइम बिताने के लिए। और यहीं पर ये दिल दहला देने वाली लेकिन एक उम्मीद भरी कहानी खत्म हो जाती है।